नमस्कार। परीक्षा पे पाठशाला में आपका स्वागत है। हमारी ये पाठशाला निरंतर बोर्ड के परीक्षार्थियों को एक नई दिशा देने का काम कर रही है। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे पास बहुत से छात्र छात्राओं शिक्षकों के मैसेज आए और उन्होंने कहा कि आपका ये कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं तो इसके का श्रेय पूरा अपने अध्यापकों को देता हूँ, जिनके संबल से ये कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज कक्षा 10 की विज्ञान विषय की हम चर्चा करेंगे, और विज्ञान विषय की चर्चा में मेरे साथ हैं जाने माने शिक्षक जयदीप सक्सेना जी। जयदीप सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जयदीप जी मिनिस्ट्री शिक्षा निकेतन में 2000 से लगातार साइंस पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स में महारत हासिल है, कंप्यूटर का भी शिक्षण अच्छा करते हैं। निश्चित रूप से वे बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उनके कुशल नेतृत्व में, उनके गुरुतर दायित्व का निर्वाह करते हुए अब तक हजारों छात्र छात्राएं अपने जीवन को संवार चुके हैं। तो आज जब कक्षा 10 के विज्ञान की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से बोर्ड की परीक्षा में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम हावी हो चुका है। अब यूपी बोर्ड का लगता है अपना कोई पाठ्यक्रम ही नहीं है, और लगता है वो पूरा पैटर्न सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के आधार पर जा रहा है। ये कितना वरदान है ये तो समय बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से छात्र छात्राओं को एक नई ऊर्जा तो मिली ही है। विज्ञान के इस पेपर में जो सामाजिकता से जुड़ा हुआ है, में 3 खंड है। एक है रसायन शास्त्र, जिसे हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं, और दूसरा है जैव विज्ञान, जिसे हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं, और तीसरा है फिजिक्स, जिसे हम लोग भौतिक शास्त्र बोलते हैं। तीनों पेपर। लेकिन एक बात और भी है, इधर देखा जा रहा है कि इस बार एनसीईआरटी के कई चैप्टर में कटौती कर दी गई है। विज्ञान के इस पेपर में भी देखा जाए तो 30% की कटौती की गई है। मैं देख रहा था केमिस्ट्री में एक 5वां चैप्टर जो हुआ करता था पहले, तत्व का, वो हटा दिया गया है। इसी प्रकार से 14वां और 16वां चैप्टर भी जो है हटा दिया गया है। और एक बात मैं बहुत जब बारीकी से देखता हूँ तो आजकल के पाठ्यक्रम में बहुत ही हमारे व्यवहारिक पक्षों को रखा गया है। मानव नेत्र, पर्यावरण, आनुवांशिकता माने हेरिडिटी, और जो हमारे केमिस्ट्री में भी है, रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, एसिड लवण क्या है, धातु अधातु क्या है, कार्बन और यौगिक क्या है, और जो जैव विज्ञान है उसकी प्रक्रिया क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका जनन कैसे होता है, ये सारे के सारे पक्ष रखे जाते हैं। अब इसी चर्चा में हम अपने शिक्षक जयदीप जी से कहेंगे कि कृपया ये बताइए कि ये जो पाठ्यक्रमों में कटौती हो रही है, उसका आप क्या कारण मानते हैं? क्या सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के छात्र उन पाठ्यक्रमों को करने में सक्षम हैं और यूपी बोर्ड के छात्र नहीं हैं, या उसके पीछे और भी कोई कारण है? क्या आप मानते हैं? पाठ्यक्रम में कटौती का मूल कारण तो मेरे को ये लगता है कि परीक्षाएं आसान हो जाएं और विद्यार्थी
केवल वो पाठ पढ़े या वो पार्ट पढ़े जो उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। हेलो। परीक्षाएं बहुत अच्छा। कठिन ना बने, और बोर्ड अब यही चाहता है कि बच्चे अच्छे नंबर लाएं, और शिक्षक भी जो कॉपी चेक करते हैं उनका भी मंशा यही होती है कि अच्छे नंबरों से बच्चे पास हों। तो पाठ्यक्रम कम करने का एक बेसिक कारण तो मुझे यही लगता है कि आसान बनाना परीक्षाओं को, और वो पार्ट जो बहुत उपयोगी नहीं है बच्चों के लिए, या प्रैक्टिकल जिसका बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होता है, उसको धीरे धीरे कम करते जाना, और जो बहुत उपयोगी पक्ष है उसको केवल यूज़ करना। तो ये जो व्यवहारिक पक्ष को करना, उसको यूज करना, ये जो पाठ्यक्रम में कटौती कुल मिलाकर के ये बेहतर है, अच्छी है, और या फिर अगर ये बनना भी रहती तो ठीक रहता? क्या आपका कहना है? मेरे हिसाब से तो पाठ्यक्रम कम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। ये मैं चाहता था कि बच्चे ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें पढ़ें, क्योंकि हमारे समय में फिजिक्स वगैरह में बहुत सारा पाठ्यक्रम हुआ करता था। और अब उस समय 9th और 10th की परीक्षा भी इकट्ठे होती थी, मतलब 9th का भी कोर्स 10th में आता था। तो बच्चों को 10th बोर्ड में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, पूरा 9th भी पढ़ना पड़ता था, 10th भी पढ़ना पड़ता था। ठीक बात। लेकिन अब धीरे धीरे उस चीज़ को आसान कर दिया गया है, तो 9th में बच्चा उतना ध्यान नहीं देता है पढ़ाई पे जितना 10th में देता है। अगर दोनों पक्ष दोनों सालों का एक साथ आ रहा होता तो बच्चा बहुत मेहनत कर रहा होता, 9th का भी पढ़ता। तो पाठ्यक्रम कम करना मेरे सोच से तो उचित नहीं है, पाठ्यक्रम कम नहीं होना चाहिए। लेकिन बोर्ड परीक्षाओं को भी आसान करना चाहता है, बच्चों को दूसरी अन्य करिकुलर एक्टिविटीज़ में सक्रिय करना चाहता है, इसलिए वो पाठ्यक्रम कम करना उनकी भी मजबूरी हो जाती है। तो पाठ्यक्रम वो कम भी कर रहे हैं, और हम शिक्षकों के हिसाब से तो पाठ्यक्रम जब कम हो जाता है तो बहुत कुछ क्रिएटिव नहीं हो पाती, बच्चों के जितना अंदर से निकलना चाहिए क्रिएटिविटी वो निकलती हुई नहीं दिखाई पड़ती है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत लगती है हमको। हमारे एक शिक्षक कह रहे थे कि पाठ्यक्रम में कटौती का एक नुकसान ये हुआ छात्र छात्राओं का कि जब वो जेई एंट्रेंस में बैठते हैं या सीपीएफटी में बैठते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो सर देखिए पूरा ही पूछते हैं। पूछते हैं। अब वो पाठ्यक्रम कम तो कर दिया है, लेकिन जेई में है तो वो तो पूरा 9 से 12 तक जब तक कंसोलिडेट स्टडीज होती हैं उसमें वो सब कुछ पूछते हैं। वही है। उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में कोई चेंज नहीं करा है, तो पूरा ही पढ़ना पड़ जाता है। अल्टीमेटली जिसको कंपटीशन में जाना है उसे पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा। ये भी कहते हैं कि इसीलिए जो है कोचिंग पढ़ना अब मजबूरी हो गया। कोचिंग पढ़ना मजबूरी इसलिए भी हो गया क्योंकि अब पढ़ाई नॉलेज एक अलग मुद्दा है। नॉलेज तो बहुत सारे लोग रखते हैं, लेकिन विद इन टाइम अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करना अब ये कंपटीशन हो गया है। क्योंकि नॉलेजेबल पर्सन तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको सब कुछ आता है। जेई का पेपर उनको अलग से दे दीजिए, वो पूरा पेपर सॉल्व कर देंगे, लेकिन वो विद इन टाइम नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो ये जो कोचिंग्स हैं वो उसको विद इन ए टाइम कैसे एग्जीक्यूट कर पाए वो पेपर को, ये सिखाती हैं। तो ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है उसके लिए। और यूपी बोर्ड में क्या है, उसमें या सीबीएसई बोर्ड में बहुत सारे जो कटौतियां कर दी गई हैं या आसान बना दिया गया है, तो बच्चा बोर्ड में तो अच्छा परफॉर्म कर लेता है, लेकिन कंपटीशन में फिर उसे एक्स्ट्रा बहुत कुछ पढ़ना पड़ जाता है जब वो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करे। और दूसरी बात ये होती है कि बोर्ड में एक पक्ष ये भी होता है कि लिखित के नंबर हैं, बहुत अच्छा लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, और बहुत अच्छा लिखने के लिए हमें एक लिखने की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। ये बताइए, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि लिखना कैसे सीखा जाए। जी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नॉलेज एक बच्चे को बहुत है, लेकिन वो अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, लिख करके दे नहीं पाता है। और दूसरे बच्चे को नॉलेज कम होती है, लेकिन उसको वो डिलीवर अच्छे ढंग से कर लेता है, बहुत अच्छा लिख लेता है और लिख करके समझा लेता है अपनी बात को। तो साइंस सब्जेक्ट में एक दिक्कत सबसे बड़ी यही आती है कि बच्चे फॉर्मूले याद कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, और न्यूमेरिकल और फॉर्मूले जब वो अच्छे ढंग से करने लगते हैं तो उनको लगता है, भ्रम हो जाता है कि हम बहुत अच्छे हो गए, बहुत इंटेलिजेंट हो गए। लेकिन वास्तव में क्या होता है, जब बोर्ड में वो बैठते हैं तो वो कहते हैं अरे कहानी तो मैं लिख ही लूँगा, और जब लिखने बैठते हैं तो उनके पास शब्द नहीं होते हैं। तो वो शब्दों की कमी
इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्होंने लिखने की प्रैक्टिस नहीं करी होती है। तो अब सोर्स ऑफ नॉलेज तो बहुत सारा मिल जाता है कि आप कंप्यूटर पे बैठते हो, अपना क्वेश्चन डालते हो, सॉल्व आउटपुट आ जाता है। पहले हम लोग क्या करते थे, संघर्ष करते थे, एक क्वेश्चन नहीं निकला तो बार बार कर रहे हैं, नहीं निकल रहा है, दूसरों से पूछ रहे हैं, उसको भी कन्फ्यूज़न है। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ जाती थी, और फिर किसी टीचर या किसी स्टूडेंट की हेल्प से जब वो सॉल्व होता था तो जो आनंद की प्राप्ति होती थी वो अलग ही होती थी। अब क्या है कि बच्चों ने कहा कि क्वेश्चन नहीं आ रहा, चलो जल्दी से गूगल पे सर्च कर लो, आंसर मिल जाएगा। तो इससे क्या है कि वो क्रिएटिव मेंटेलिटी ख़त्म हो गई कि खुद खोजना, खुद लड़ना चीज़ के साथ में और लड़ करके उसको निकालना। जब वो खुद लड़ करके चीज़ को निकालता है ना, तो वो चीज़ लड़ने के ड्यूरेशन में इतनी याद हो जाती है, इतने डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलेज याद हो जाते हैं कि वो फॉर्मूलों को बहुत अच्छे ढंग से फिर एग्जीक्यूट करने में सक्षम हो जाता है, उनको अलग अलग ढंग से अप्लाई कर पाता है। अब क्या है, फॉर्मूला लिखा है गूगल पे तुरंत मिला, उसने अप्लाई कर दिया, लेकिन अप्लाई यही फॉर्मूला होगा, इसका टैलेंट तो ख़त्म ही हो गया। और दूसरी बात क्या है कि लिखने की प्रैक्टिस के लिए क्या है कि बच्चे क्या सर्च कर लिया या कहीं से उनको सोल्यूशन मिल गया, तो उससे न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए, फॉर्मूला याद हो गया। लेकिन जब लिखने के लिए, जैसे मान लीजिए ओम्स लॉ लिखना है, तो ओम्स लॉ में उसको क्या क्या लिखना है उस समय उसे ध्यान नहीं आता है। पहले तो उसे डेफिनीशन देनी होगी, डेफिनीशन के साथ उसका एक बेसिक सर्किट होगा, सर्किट समझाना पड़ेगा। सर्किट के अलावा ग्राफ होता है वी और आई के बीच का, उसको ग्राफ भी बताना होगा। और उसमें वोल्टेज है, करंट है और प्लस रेजिस्टेंस है, इन सब के यूनिट्स बताने हैं। और साथ में नॉन ओमिक सर्किट। एक बार एक बच्चे ने हमसे ये कहा कि सर ये ओम्स लॉ 6 नंबर में आ गया। अब बताइए, जरा सी चीज़ है 6 नंबर में आ गई, तो हमने कहा फिर तुमको उसको 6 नंबर का बना देना है। 6 नंबर में आ गया तो तुम फिर उसको ये सोचो तुम उसमें कितना एक्स्ट्रा डाल करके उसको 6 मार्क्स की लेंथ पर पहुंचा दो। क्योंकि ऑब्वियसली जब टीचर चेक करेंगे तो उसको लगेगा ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसने जरा सी जगह में सॉल्व करा है, तो वो मार्क्स देने में भी उनको अजीब सा लगता है थोड़ा सा। तो उसके लिए तुम अपने क्वेश्चन में पूरे ओम्स लॉ से रिलेटेड सभी जितनी पक्ष हैं वो सब रखो, साथ में उसकी जो सहयोगी पक्ष हैं जैसे वोल्टेज है, करंट है, इसके बारे में भी बताओ। और प्लस ग्राफ है, ग्राफ को पूरा का पूरा लिख करके समझाओ कि तो उसमें तुम्हारे शब्दों की कमी तभी पूरी होगी जब तुम घर में बैठ करके कई बार उसको लिखोगे और ये सोच लोगे कि इसमें हमें क्या क्या लिखना है। तो पॉइंट्स तैयार कर लो कि पहला हमें ये लिखना, फिर ये लिखना। भले उसको पैराग्राफ के फॉर्म में वहाँ लिख रहे हो, लेकिन उसको पॉइंट्स के फॉर्म में एक बार सोचोगे और लिख लोगे तो मन में वो पॉइंट्स चलते रहेंगे, लेकिन चीज़ में कुछ छूटेगा नहीं तो क्या होता है जब लिखने बैठते हैं तो चीज़ें छूट जाती हैं और फिर घर में अरे वो तो हमने लिखा ही नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया। लेकिन अब तो गड़बड़ हो ही चुका है। तो वो गड़बड़ी तभी दूर हो सकती है जब हम बहुत सारी प्रैक्टिस करें और मोबाइल से दूर हो जाएं। मोबाइल से दूर होना बिल्कुल मोबाइल बंद ही कर दें, क्योंकि जो भी कुछ है आपको लिखने के लिए आने वाला है वो किताबों में लिखा हुआ है। तो आप बुक्स को कंसीडर करो, बुक से ज़्यादा पढ़ो, खूब सारा बुक्स पढ़ो और कैसे उनमें लिखा हुआ है उसको अपनी कॉपी पे लिखो। जितना किताब में लिखा है उसने मेहनत कॉपी के साथ आप करो, खूब सारा लिखो, जितना लिख सकते हो लिखो, बार बार लिखो। और लिख के जब प्रैक्टिस होगी तभी आप वहाँ पर जा कर के लिख पाओगे। नहीं तो क्या होता है कि आपको लगता है कि मैंने तो सब कुछ आता है, हमको सब आ रहा है, ये भी आता, फॉर्मूला आता है, हम लिख लेंगे, कहानी बना लेंगे, लेकिन वो फिर दिक्कत कर जाता है वहाँ पे। तो लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी हो जाती है और उसके लिए आपको अनसॉल्व्ड यूज़ करने चाहिए। अनसॉल्व्ड पेपर को लेके बैठिए और 3 घंटे में पूरा एक अनसॉल्व्ड एक सिटिंग में बैठकर सॉल्व करने की मेहनत करिए। क्योंकि एक सिटिंग में जब आप बैठ के लिखते हो ना, तब आपको लगता है कि एक सिटिंग में हम लिख रहे हैं। ऐसे तो क्या है, अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम लोग कर लेते हैं, लेकिन एक ही बार बैठे और 3 घंटे का पूरा पेपर की तरीके से हम दे रहे हैं उसको, तब पता लगता है कि कहाँ कहाँ कमियाँ छूट गई हमसे। फिर वो कमियों को हम दूर करें और जब कमियां दूर होंगी तो एक बार अनसॉल्व करने में हमको कुछ दिक्कत लगी, दूसरी बार करने में कुछ दिक्कत लगी। और बच्चे फिर ये कहते हैं
कि पेपर बहुत लेंदी था, टाइम में हो नहीं पाया और रिवाइज तो मैं कर ही नहीं पाया। जबकि साइंस के पेपर को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूमेरिकल करे हैं आपने, फॉर्मूले लगाए हैं, तो आपको उसको एक बार रिवाइज भी तो करना चाहिए। तो रिवाइज करने में क्या होता है, कभी कभी कोई फॉर्मूला गलत अप्लाई हो गया या कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो वो हम लोग के सामने आ जाती है। और रिवीजन में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है। कभी कभी क्या होता है कि 1 नंबर का कोई क्वेश्चन छूट गया, आप बाद में देखेंगे, और जब बाद में देखने का टाइम है, अच्छा ये वाला पार्ट तो मिसिंग है, तो फिर उससे पता लगता है कि वो पार्ट भी हमको सॉल्व करना चाहिए था। तो वो भी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं जो छूटे होते हैं। और क्वेश्चन के नंबर जो होते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, 3rd क्वेश्चन का बी पार्ट है, 3rd क्वेश्चन का सी पार्ट है। तो ए पार्ट जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें पूरा एड्रेस देना है, मतलब ऊपर सेंटर पे लिखना है, क्योंकि कॉपी बाई लेफ्ट साइड में हम लोग क्या करते हैं, धागे से बांधते हैं। तो जब लिखते हैं तब तो वो धागा नहीं होता है, और जब बी कॉपी बांधते हैं तो वो पोर्शन दब जाता है, और दब जाता है उसमें क्वेश्चन नंबर भी कभी कभी दब जाते हैं। तो टीचर समझते हैं क्वेश्चन नंबर इसने लिखा ही नहीं है। तो हमें बीच में सेंटर पे लिखना है क्वेश्चन नंबर। जैसे 3rd का बी सॉल्व कर रहे हैं तो 3rd बी लिखेंगे, 3rd का ए पार्ट सॉल्व करें। आप बच्चे कहते हैं कि मैंने ए लिखा 3rd ए, अब ऑब्वियसली उसके बाद में जो बी लिखा है वो 3rd का ही बी होगा, ये तो टीचर को सोचना चाहिए। तो टीचर नहीं सोचेंगे, आपको पूरा बहुत अच्छी बात बताना बताई है। आपने। आप लिखो 3rd का बी, क्योंकि बाहर टीचर को मार्क्स देने हैं और बाहर केजिंग भरनी है। तो जैसे हम लोग कॉपी जब बोर्ड की चेक करते हैं तो हम 3rd का बी नंबर दिए अंदर, और तुरंत ऊपर पड़ा कौन से क्वेश्चन के नंबर दिए, तो हम केजिंग पे जाकर के ऊपर 3rd बी पर जाकर हम नंबर भर देते हैं। अब बी केवल लिखा होगा तो टीचर को क्वेश्चंस तो याद रहते हैं, उसके मार्क्स याद रहते हैं क्योंकि उन्हें देने होते हैं, लेकिन ये नहीं याद रहता है इसका नंबर क्या था। तो केजिंग भरने में उनको थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो फिर वो थोड़ा सा परेशान होते हैं कि ये केजिंग भरने में दिक्कत हो रही है, इस बच्चे ने प्रॉपर एड्रेसेस नहीं लिखे। तो वो हमें उनकी परेशानी को समझना चाहिए और उसमें पूरा एड्रेस ऊपर क्वेश्चन का डालना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हम लोग फेस करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई। आज आपने बहुत अच्छे छात्रों के लिए ज्ञान की बात बताई है। लेकिन मार साहब ये बताइए कि विज्ञान में फार्मूला नंबर 1, नंबर 2 डायग्राम्स और नंबर 3 न्यूमेरिकल्स, क्या हाई स्कूल में भी न्यूमेरिकल्स हैं क्या? जी जी जी। अच्छा, तो ये तीनों का अगर कॉम्बिनेशन अच्छा होगा तो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे जी। या कुछ और? फॉर्मूला जैसे आता है हमको, और फॉर्मूले के साथ साथ उसका फॉर्मूला अप्लाई करा, हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, फॉर्मूला अप्लाई करा, और लास्ट में हमने जो आंसर निकाला, जैसे फोकल लेंथ निकाली, उसमें हमने सेंटीमीटर में है कि मीटर में ये नहीं मेंशन करा, तो अब उस पर भी नंबर कट सकते हैं क्योंकि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ गलतियाँ करते हैं बच्चे, वो हम उनको बोल सकते हैं कि जैसे वो फॉर्मूला अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन फॉर्मूला अलग से नहीं लिख रहे हैं, फॉर्मूले में जो टर्म यूज़ हो रहे हैं जैसे, तो उन टर्म्स का डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहे हैं, तो वो फॉर्मूला यूज़ करें, उसका डिस्क्रिप्शन लिखें। और जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी गई हैं, जैसे फोकल लेंथ दी गई है तो फोकल लेंथ का यूनिट के साथ में फोकल लेंथ लिखना है, प्लस ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ऑब्जेक्ट का साइज़ है तो उसका यूनिट लिखना है, वो उसकी पोजीशन को प्रॉपर लिखना है, और साथ में ये देखना है कि हमने जब फॉर्मूला अप्लाई करा तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उसका यूनिट लिखा है कि नहीं लिखा है, और यूनिट लिखने के साथ में हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा दे सकते हैं तो आंसर को अंडरलाइन जरूर करें। अंडरलाइन इसलिए कर दें कि कभी कभी क्या होता है आंसर इधर उधर छुप जाता है। तो टीचर जब चेक करते हैं तो अगर जल्दी होती उनको तो आंसर दिख जाता है, अगर दूर से चमकता हुआ तो उनको बड़ा आराम हो जाता है कि हाँ देखो आंसर तक सही ए पहुंच गया बच्चा। और कैलकुलेशन सामने दिखाना है, ये नहीं रफ में कैलकुलेट कर लिया और हमने आंसर सीधे लिख दिया, तो उसमें फिर टीचर को लगता है कि आंसर कैसे डायरेक्टली आ गया, किसी से पूछ तो नहीं लिया। तो इस तरीके के भ्रम ना पैदा हों, तो हम जब कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो सामने अपना पूरी मेहनत दिखाएं और पूरे के पूरे कैलकुलेशन को पूरा डिटेल में करके सामने शो करें।
और जी जी हाँ बताइए जी। और लास्ट में अंडरलाइन करके आंसर दें, और देने के बाद उसमें जितने भी, जैसे 3 आंसर्स हैं तो तीनों आंसर्स को अलग अलग, जैसे बीच में एक आंसर आया, उसके बाद दूसरा आ रहा है, उसके बाद तीसरा आ रहा है, तो तीनों जगहों पर आप उसको अंडरलाइन कर दो। ठीक बात है। अब ये बताइए, जैसे केमिस्ट्री में 4 चैप्टर हैं जी। और जैसे इसमें एक चैप्टर यही है अम्ल और क्षार, एक है रासायनिक अभिक्रियाएं, तीसरा है कार्बन और यौगिक, फिर धातु है। क्या चारों चैप्टरों का अध्ययन जरूरी है? इसी प्रकार से बायोलॉजी में जो सब चैप्टर्स हैं उनका अध्ययन जरूरी है, और फिजिक्स में सब है, या फिर कुछ महत्वपूर्ण भी होते हैं? ये सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या होती है बच्चों के साथ कि वो सिलेक्टिव स्टडी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हाँ, उनको लगता है कि हम थोड़ा सा पढ़ लें और ज़्यादा नंबर आ जाए। बिल्कुल भी वही मैं तो हमारा तो यही कहना है कि वैसे ही बोर्ड ने आपको सिलेक्टिव कर दिया है, पूरी स्टडीज इतनी सेलेक्टिव कर दी हैं कि अब उसमें और क्या कम किया जाए। थोड़ा सा 1-2 चैप्टर जो थे उसमें भी कंटेंट्स कम कर दिए गए इस बार, 30% वैसे ही कम कर दिया है। अब हमारे हिसाब से तो अब पूरा ही पढ़ना चाहिए, और पूरा पढ़ने में कोई कष्ट की बात नहीं है, बड़ा आराम से पढ़ा जा सकता है, और साल में इतना समय है, सफिशिएंट टाइम है कि हम पूरे कोर्स को कई बार पढ़ सकते हैं, एक ही बार नहीं, कई बार उसको रिवाइज किया जा सकता है। तो उसको पूरा ही पढ़ना है। और जैसे मैं पेपर का पूरा लेआउट में आपको बताऊं जी, तो जो साइंस का पेपर है वो 70 मार्क्स का होता है, और 30 मार्क्स का इंटरनल रहता है, मतलब कॉलेज की तरफ से, स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं 30 मार्क्स, और 70 मार्क्स बोर्ड टेस्ट लेता है। और 70 मार्क्स में भी अब क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 पार्ट में उसको बाइफरकेट करना है, तो उसमें जो फिजिक्स वाला पार्ट आता है वो 25 मार्क्स का आएगा, और जो बायोलॉजी आएगा वो भी 25 मार्क्स का आएगा, केमिस्ट्री 20 मार्क्स का आएगा। अब इसके अंदर चलते हैं। अब जो फिजिक्स का 25 मार्क्स है उसमें 7 मार्क्स के आपके मल्टीपल चॉइस आएंगे। टोटल मल्टीपल चॉइस 20 मार्क्स के होंगे, जिसमें फिजिक्स के 7 होंगे और केमिस्ट्री के 6 होंगे और बायोलॉजी के 7। टोटल 20 मार्क्स। जी जी जी, तो टोटल 20 मार्क्स का हो गया। फिर फिजिक्स का जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसमें 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चंस आएंगे, और एक लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा, जिसमें ऑप्शन भी रहेगा, मतलब 2 में कोई एक करना होगा। इसी तरीके से केमिस्ट्री में ये हो गया टोटल आपका 18 मार्क्स, 4 4 4 और 6। और केमिस्ट्री में जो मार्क्स होंगे उसका बाइफरकेशन ऐसे किया गया है कि केमिस्ट्री में 4-4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे और 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। तो और 6 नंबर का आपका मल्टीपल चॉइस हो गया, टोटल 20 मार्क्स हो गई है आपके। और बायोलॉजी में 4 नंबर के 3 क्वेश्चन हो गए और 1 6 मार्क्स का हो गया। तो ये आपका प्लस 7 मार्क्स 25 मार्क्स ही हो गए। तो 25 + 25 + 20 ये टोटल 70 मार्क्स का है। और इसमें आपको लगभग सभी चैप्टर कंप्लीटली पढ़ने पड़ेंगे। वैसे अंदर बाइफरकेशन किया है, लेकिन जब टीचर्स पेपर बनाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। वो फिर ये कहना हो जाता है कि इस चैप्टर से कमिटेड 4 नंबर थे और 5 का आ गया, तो ऐसा कुछ हम लोग फिर कह नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को सभी चैप्टर्स प्रॉपरली पढ़ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि मल्टीपल चॉइस के लिए हमें पूरी बुक को रीड करना है, क्योंकि एक एक लाइन जब हम पढ़ते हैं तो कहीं उन्हीं में से वो क्वेश्चंस फॉर्म करे जाते हैं। बिल्कुल सही बात। तो जब तक हमारी बुक स्टडी नहीं होती है, एक एक लाइनें पढ़ी नहीं होती हैं, कि पता लगा स्टूडेंट कहते हैं मैंने तो यूट्यूब का लेक्चर देख लिया, ये कर लिया, तो वो तो बिल्कुल बंद कर दें। उसमें क्या केवल टाइम वेस्टेज होता है जब हम उस चीज़ को देखते हैं। और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न तब होता है कि एक टीचर का लेक्चर देखते फिर दूसरे टीचर से पढ़ने लगते हैं। तो 2 टीचर से जब हम पढ़ने लगते हैं ना, तो फिर कन्फ्यूज़न बहुत सारा क्रिएट हो जाता है कि अरे उन्होंने इस चीज़ को ऐसे बोला था, इस चीज़ को ऐसे समझा जाए कि वैसे समझा जाए। तो एक अगर बहुत ही है तो एक केवल आप देखो, और देखने के बाद उसकी खूब सारी प्रैक्टिस करो, बुक से ज़रूर पढ़ो। एनसीईआरटी की बुक और उसके क्वेश्चंस एक भी नहीं छोड़ने चाहिए हमारे हिसाब से, कि एनसीईआरटी की बुक्स पूरे क्वेश्चंस करे होने चाहिए।
अब तो रेफरेंस बुक्स में एनसीईआरटी अलग से सॉल्व्ड मिल जाते हैं क्वेश्चंस, तो हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटली पढ़ना चाहिए और उसमें बुक के एक एक एनसीईआरटी की बुक की एक एक लाइन पढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि उससे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर्म करे जाते हैं ठीक और वो अच्छे ढंग से हम तभी परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि मल्टीपल चॉइस हमारे हिसाब से बच्चों के लिए लगता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन मेरे लिए बड़े खतरे की घड़ी लगती है वो, क्योंकि उसमें सीधे सीधे 1 नंबर माइनस हो जाता है अगर गलत होता है तो। और वो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, किधर से आएगा, पूरे सिलेबस में कहीं से भी पूछ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस जैसे पुराने हमने 4 सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, तो बड़े क्वेश्चंस लगभग मान के चलिए कि सभी आ जाते हैं उसमें। 4 सालों के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं, पिछले 4-4 5-5 सेट अगर हम कर लेते हैं तो उससे लाभ हो उससे पूरा का पूरा मिल जाता है पेपर लगभग। बिल्कुल। लेकिन मल्टीपल चॉइस में डाउट रहता है कि वो मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, वो नए नए फॉर्म होते रहते हैं और नए नए मिल जाते हैं कभी, तो वो कंफ्यूजिंग करता अच्छा, है। ये भी होता है कि जब आप लोग पेपर का चयन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो व्यवहारिक क्वेश्चंस हैं उन पर ध्यान दिया जाए। जैसे मैं फिजिक्स में देखता हूँ मानव नेत्र, जी उसकी दूरदृष्टिता और कितनी होगी और कैसे होगा, नेत्र दोष क्या है, तो ये इसका क्वेश्चन हर हाल में आएगा ही, आना ही नहीं जाएगा, बल्कि उसको उसमें वस्तुनिष्ठ में भी ले सकते हैं, 4 नंबर में भी ले सकते हैं और 6 नंबर। ऐसा होता है क्या? इसमें ज़्यादातर अगर मानव नेत्र पूछेंगे जी। तो मेरे हिसाब से 99.9% चांसेस उसके 6 मार्क्स के ही क्वेश्चन के रहते हैं, वही मैं कह रहा क्योंकि हूं। वो बड़ा क्वेश्चन ही बड़ा बनता है क्वेश्चन उसका होता है। जी, और जी, उसमें उसके आंखों के सभी पार्ट्स बताने होंगे जी, और जी। एक अच्छा सा फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर बनाने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जी। जैसे बायोलॉजी में तो पूरा हम तो मान के चलते हैं फिगर पर बेस्ड बहुत कुछ होता है कि कोई भी अंग दिखाना है बॉडी का या कोई भी सिस्टम, कोई भी तंत्र बताना है आपको, तो उसका अगर हमने अच्छे ढंग से फिगर बना दिया और उसके सभी पार्ट्स को की लेबलिंग अच्छी कर दी जी। तो मार्क्स कहीं नहीं जाते। और ज़्यादातर टीचर्स क्या है कि लेबलिंग अच्छी है, अगर बच्चे का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट परफेक्ट है जी, जी। तो उससे काफ़ी कुछ ये झलक जाता है टीचर्स को कि ये नॉलेज रखता है बच्चा। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन में विद्युत चुंबकीय और विद्युत धारा, इनमें किस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? वैद्युत चुंबक और विद्युत धारा, ये दोनों ही चीज़ें क्या है कि सबसे पहले तो यही था विद्युत धारा आई जी। और विद्युत धारा से हमने चुंबकत्व देखा कि उसमें चुंबकीय फील्ड चारों ओर बन जाती है। तो उसमें दोनों टाइप के क्वेश्चंस बनने के बहुत चांसेस रहते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि विद्युत धारा जब बनती है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसमें आप लोग बहुत सीरियस होकर के अपने कंफ्यूजन्स दूर करोगे कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में और लेफ्ट हैंड रूल में किस उंगली का क्या रोल है, और राइट हैंड थंब रूल में अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमको बताना है तो करंट फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न बना रहता है बच्चों में। तो ये बहुत ध्यान से हमको पढ़ने की ज़रूरत होती है और उसमें फिगर बनाना हमें कई बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। हाथ ही बनाना होता है लेकिन हाथ में भी वो बनाने में उतनी अच्छा फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो हाथ बना के अगर हम उसको समझा रहे हैं तो साथ में हम क्या करें कि XYZ एक्सिस ले करके उसी चीज़ को हम मैथमेटिकल भी समझा सकते हैं कि साइड में हमने कहा ये फिंगर, क्योंकि तीनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस, तो एक्सिस पे हमने कह दिया ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ चार्ज मोशन है और ये फोर्स का डायरेक्शन है। तो इस तरीके से हम उसको अलग से उसमें हाथों में भी बता सकते हैं और पिक्चोरियल मैथमेटिकल भी बता सकते हैं। जी। जी। दूसरा ये कि जब हम मानव नेत्र में दूरी बताएं, इसके बाद भी एक नया चैप्टर लगा हुआ है लेंस का। जी जी जी। गोलीय लेंस, और ये तो ये क्या इससे रिलेटेड तो नहीं इसमें है? लेंस है, मिरर है और लेंस का आई में क्या यूज है। जी जी जी। तो आई में कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, अब उसमें कॉन्वेक्स लेंस प्रॉपर रेटिना पे फोकस नहीं कर पा रहा है, तो क्यों नहीं कर पा रहा है उसको समझाओ। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जैसे आदमी को शॉर्ट साइटनेस है, लॉन्ग साइटनेस है, दूर दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, और वो दृष्टि दोष में
तो इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दूरदृष्टि दोष है हाँ तो पास की चीज़ नहीं हाँ दिखेगी, जी हाँ। तो वो लिख देता दूर की चीज़ नहीं दिखेगी। तो इस तरीके की गलतियां हो जाती हैं। तो जबकि यहाँ पे उल्टा रहता है कि दूरदृष्टि दोष है तो उसे पास का नहीं दिख रहा है, और निकट दृष्टि दोष है तो दूर का नहीं दिखेगा। तो और बाईफोकल लगाना पड़ जाता है, प्रेस बायोपिया है तो ये थोड़े से ऐसी कंफ्यूजिंग चीज़ें हो जाती हैं बच्चों के लिए जो समझने में दिक्कत आती है। तो उसको प्रॉपर एनसीईआरटी बुक से हम लोग को क्लियर कर लेना चाहिए और ध्यान से रीड करके जाना चाहिए। ठीक बात है। और दूसरा एक जैसे कि बायोलॉजी में है हेरिडिटी का एक आता, हालांकि अब उसका भी थोड़ा सा पोर्शन काट दिया गया है। जी जी जी। तो हेरिडिटी, जैव जनन, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये भी तो देखा जाए तो व्यक्ति से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इनका बड़ा महत्व होता है। जी, इसका बहुत महत्व है और उसमें हेरिडिटी के रिलेटेड जितना भी कंटेंट है जी उसको हमें, क्योंकि बायोलॉजी में ज़्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट है, उसमें न्यूमेरिकल तो बनना नहीं है। बनना नहीं तो न्यूमेरिकल जो नहीं बनना है तो उसमें हमें तो सब कुछ लर्न करके ही लिखना है। तो एक तरफ से हमको खूब सारा याद करना है और बार बार उसकी लिखने की प्रैक्टिस कर लेनी है। तो और लेबलिंग और फिगर बनाने की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा बायो में फिगर बन जाएगा और उसकी लेबलिंग अच्छी हो जाएगी तो उससे हमको बहुत फ़ायदे होते हैं। और फिर हम कंटेंट में कुछ थोड़ा बहुत अगर कम भी करते हैं, नहीं लिख पाते, छूट जाती कोई चीज़, तो भी टीचर को अगर ये पता लगता है कि हाँ इसको नॉलेज है, ये सब इसने लेबलिंग करके शो करा हुआ है, तो फिर उसको बेनिफिट मिलता है, उसका एडवांटेज मिलता है। और सबसे बड़ी बात, बोर्ड में जब पेपर हम देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन हमको छोड़ना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ प्रयास करके आना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रयासों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है। अक्सर क्या होता है कि बच्चा क्वेश्चन की लैंग्वेज से नहीं समझ पाता ये सवाल पूछ क्या रहे हैं, तो उसको कहता है कि छोड़, एग्जाम में हम तो वो ये क्वेश्चन छोड़ आए, ये अलग, क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये पूछ क्या रहे हैं। तो उसको बताया कि बेटा इसमें तो ये करना था, कह रहे तो सर मेरे को पूरा आता था और हम सोच भी रहे थे ये लिख दें। अरे सोचो नहीं, फिर तुम्हें लिख आना है ना, कि उसको बिल्कुल छोड़ना, ब्लैंक छोड़ना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी हो गई। उसमें वो चीज़ लिख के आ जाते तो कम से कम ये होता कि गलत भी समझ रहे थे, अगर टीचर को काटना ही था तो वो काट देते, नंबर नहीं देते, लेकिन कम से कम लिखना तो जरूरी था। तो क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में अगर आपको कुछ लगता है, कंफ्यूज हो रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है, ये लिखना चाहिए, तो फिर वो लिख देना चाहिए और बहुत अच्छे ढंग से समझाते हुए लिखना चाहिए। तो टीचर को लगता है कि हाँ ये शायद गलत समझ गया है, तो वो भी हो सकता है इस बात को कंसीडर कर लें। तो आपको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ने से बेटर ये होता है कि आप हर क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लिखना है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में तो ये है कि अगर आपका गलत हो गया तो गलत ही हो। हाँ, लेकिन थ्योरी वाले क्वेश्चंस में तो आपको इतना एफर्ट करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लर्न करके जब हम जाते हैं तो परीक्षा में समय कम नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें ये चीज़ें लर्न होती है, हमें पता होता है ये, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज हमको बनानी नहीं है, तो लैंग्वेज बनाने में टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। हम सोचते हैं अच्छा इसको इस ढंग से लिखें, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखें, तो इस कन्फ्यूज़न के चलते हम लोग का टाइम वेस्ट होता है। और साइंस में क्या है कि बंधे हुए डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, तो जो बहुत रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं और डायरेक्टली आने वाले हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उनको तो खूब कस के पढ़ लेना है और अच्छे ढंग से उसकी बार बार रिवीजन करके प्रैक्टिस कर लेनी है। और अगर हम एग्ज़ाम में लगातार लिखते रहते हैं और हमको सब चीज़ें आती जाती हैं, तो टाइम कभी नहीं कम पड़ेगा। 3.25 घंटे होते हैं, 15 मिनट तो पेपर पढ़ने के लिए बच्चों रहता है, और 15 मिनट हम पेपर पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग 3 घंटे का ही पेपर देते थे, अब एक्स्ट्रा कर दिया बोर्ड ने, 15 मिनट बढ़ा दिए हैं। तो 15 मिनट हम लोग पेपर पढ़ें और काफ़ी कुछ मल्टीपल चॉइस तो सामने सॉल्व होते हुए दिख जाते हैं, तो हम उसको तुरंत के तुरंत मन में रख लें कि कॉपी मिलते ही हम इसको सॉल्व कर डालेंगे। और पॉलिसी बना ले उस समय। 15 मिनट का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ लिया बस, हम ये पॉलिसी बना ले कि अच्छा ये क्वेश्चन आया तो इसमें ये पॉइंट, तो मन ही मन रिवाइज करने लगें, वो पॉइंट्स रिवाइज करने लगें जो हमें वहाँ पे लिखने हैं। तो उससे ये रहता है कि वो जब कॉपी सामने आती है तो 15 मिनट का भी हम उपयोग कर चुके होते हैं, और फिर हम डायरेक्ट कॉपी पे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें, तो जैसे मान लीजिए एक प्रश्न खत्म हो गया, प्रश्न खत्म होने के बाद बहुत थोड़ी सी जगह बची है उस पेज पे, और फिर नेक्स्ट पेज शुरू हो जाएगा,
और हमको लगता है कि यहाँ पर हम सिर्फ एक हेडिंग डालेंगे और एक लाइन लिख पाएंगे और फिर नेक्स्ट पेज पलटना पड़ जाएगा। तो फिर उसको फिर नेक्स्ट पेज पे करें और वहाँ पे प्लीज़ टर्न ओवर या पीटीओ शॉर्ट में ज़रूर लिख दें, क्योंकि इससे ये पता रहे कि टीचर्स को कि आगे हमको पलटते हुए आगे बढ़ना है। नहीं तो कॉपी खाली देखी तो वैसे होता नहीं है ऐसा टीचर्स से गलती, लेकिन अगर उनको लगा यहीं ख़त्म हो गया है, कॉपी यहीं ओवर कर दी इसने, आगे नहीं पलटना है, तो ऐसा ना करें कभी भी। और कोई भी क्वेश्चन जैसे सोच रहे कि बाद में करेंगे और पेज छोड़ रहे हैं, तो पेज छोड़ करके आप अगर आगे बढ़ रहे हो तो वो गलती ना करें तो बेटर है। और अगर पेज छोड़ना ही है और लास्ट तक आपको उसका आंसर नहीं समझ में आया, नहीं लिख रहे हो, या वो पेज कम छोड़ा था और आंसर लंबा आपको याद आ गया और आप पीछे उसको कर रहे हो, तो उस ब्लैंक पेज को क्रॉस जरूर कर दें, क्रॉस करके वहाँ पीटीओ कर दें। नहीं तो फिर ये भ्रम पैदा होता है कि यहीं पे कॉपी ख़त्म तो नहीं हो गई, बच्चा यहीं लिखना ओवर तो नहीं कर दिया, फिर वो आगे पलटेंगे नहीं, तो फिर वो समस्या बन जाता है। लेकिन लिखना दोनों पेज में चाहिए, लेफ्ट और राइट दोनों में। हाँ, दोनों पेज पे लिखना है, लेफ्ट राइट दोनों पेज यूज़ करने हैं हमको। और जो सॉल्यूशन करना है या जो गणितीय कार्य करना है, हाँ, वो भी आप वही शो करना है। वही शो करना है। हाँ, वही, मतलब हम कोई सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं, तो टीचर को दिखे कि हाँ कैसे हमने सॉल्व किया है। तो अगर बिल्कुल हम सामने नहीं रखना चाहते हैं तो हम राइट साइड में रफ करके थोड़ा सा उसी पेज में लाइन खींच लें और वहाँ कैलकुलेशन कर लें, क्योंकि कुछ तो डायरेक्ट कैलकुलेशन ही होते हैं, अर्थमेटिक अप्लाई कर रहे होते हैं, तो अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो राइट्स में हम सॉल्व कर ले और जो मेन फार्मूला बेस सॉल्यूशन शो कर रहे हैं उसको हम उसी पेज पे, लेकिन सब कुछ सामने रहेगा तो वो बेहतर रहता है। बिल्कुल सही बात है। और अच्छा मतलब ये बताइए कि जब विद्यार्थी पढ़ता है तो उसे इन तीनों जो विषय हैं, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान और भौतिक शास्त्र, इनमें सबसे ज़्यादा उसके लिए कौन सा उलझन भरा हुआ विषय होता है जिस पर उसको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? और हालांकि ध्यान तो सब पर देना चाहिए, लेकिन जो हाँ, ये थोड़ा सा आपने नेचर बेस्ड क्वेश्चन कर दिया है। नेचर वही मैं कह रहा हूँ कि विद्यार्थियों में नेचर होता है। हाँ, एक स्टूडेंट है वो थ्योरेटिकल नेचर उसका रहता है, उसका लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी होती है, उसको लगता है मैं बहुत अच्छा याद कर सकता हूँ, तो उसको बायोलॉजी में चॉइस अच्छी लगती, बायो बहुत उसको जल्दी जल्दी याद हो जाती है। और एक स्टूडेंट है जिसको सामने होती हुई चीज़ें दिखें तो बहुत जल्दी वो सीखता है। तो फिज़िक्स में हम लोग के आगे पीछे साथ चारों एनवायरनमेंट में चारों फिज़िक्स दिख रही है, तो उसे उसमें सीखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसे फिज़िक्स चॉइस हो जाती है। तो ये तो नेचर पे है, किसी बच्चे को फिज़िक्स, किसी को केमिस्ट्री, किसी को बायो अच्छी लगती है, तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सी चीज़ कठिन है। कठिन तो सर मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, बस ये है कि अपना इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो वो सभी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो बच्चों से तो हम यही कहेंगे कि भाई जैसे कोई सब्जेक्ट तुमको कठिन लग ही रहा है, जैसे फिज़िक्स कठिन लग रही है, तो फिजिक्स कठिन लग रही तो उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा दो, तो समय मैनेजमेंट, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट हम लोगों को करना पड़ जाता है कि जो सब्जेक्ट या जो पार्ट हमको कठिन लग रहा है तो उसमें थोड़ा सा टाइम का इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें हम। और इस समय जो ये हमारा समय चल रहा है, इस समय ये तो ऐसा समय है कि अब तो डायरेक्ट हमको तैयारी हो जाना चाहिए लड़ाई के लिए, क्योंकि अब हमारे सामने पेपर है, एग्ज़ाम होने जा रहा है बिल्कुल। तो जो चीज़ें हमारी अच्छी तैयार हैं उनको बहुत सारा रिवाइज करते रहना है और कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। छोड़नी नहीं का मतलब यह है कि सभी चीज़ें हमको, अगर नहीं भी हमने उसको छोड़ के जा रहे हैं, जैसे ये पार्ट हम साइंस का नहीं पढ़ेंगे या छोड़ के जा रहे हैं, तो उसकी रीडिंग ज़रूर लगा लें, क्योंकि जब हम रीडिंग करते हैं ना तो उसमें ये होता है मल्टीपल चॉइस में अगर मान लीजिए उसका पार्ट आ गया कुछ, तो वो उसमें तो हमें सीधे टिक करना है और टिक करने के नंबर मिल जाएंगे, तो उसमें हमें ज़्यादा लिखना भी नहीं है। तो कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमसे अछूता हो, तो इसीलिए मल्टीपल चॉइस है, क्योंकि सब कुछ पढ़े स्टूडेंट, कहीं से भी कोई भी छोटा सा क्वेश्चन बना के भेजा जा सकता है वहाँ से, तो इसलिए पूरा सिलेबस हमको पढ़ना है और उसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे हम लोग के यहाँ सर क्या करते हैं जी कि प्री बोर्ड कई सारे करा लेते हैं जी, करीब 4 प्री बोर्ड इस बार हुए। अच्छा, तो 4 प्री बोर्ड कराने का, क्योंकि बच्चों को हम कितना भी कहें कि बेटा घर में 3 घंटे बैठना है तुमको,
लेकिन वो कुछ ना कुछ समस्या उनके साथ आई जाती है, 3 घंटे की एक सिटिंग नहीं लगा पाते। तो उसको फिर अच्छा ये हो जाता है कि हम लोग स्कूल में बैठालते हैं उनको 3 घंटे, और 3 घंटे जब बैठ के एग्ज़ाम देते हैं तो उनको खुद पता लगता है कि 3 घंटे बैठकर एग्ज़ाम देने में क्या क्या समस्याएं आती हैं और हम उसको कैसे ओवरकम करेंगे, उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो वही क्वेश्चंस हम लोग पूछते हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं बोर्ड के, तो उससे ये हो जाता है कि बच्चों की भी प्रैक्टिस हो जाती है, और फिर बाद में अगर वो प्री बोर्ड के पेपर को ही 2 बार रिवाइज करके चले जाते हैं तो काफ़ी कुछ क्वेश्चन उससे ही उनको मिल जाते हैं। और जब नंबर देते हैं सर हम लोग जी, तो इतना परेशान कर देते हैं बच्चों को, इतना कम मार्क्स देते हैं किसी भी, मतलब कम देने का मतलब ये है कि हम उससे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उसको कहता सर ये पूरी बात तो हमने कर दी थी, इसमें पूरा तो बता दिया था, फिर नंबर क्यों कटे। तो उसको कहा कि देखो मैं एक क्राइटेरिया बनाता हूँ, और कोई भी बोर्ड का टीचर या कहीं पर भी एक क्राइटेरिया बनाया जाता है। जब थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इस बच्चे ने ये भी लिखा हो, ये भी करा हो, ये भी करा हो, ये 5 चीज़ें करी होंगी तो हम पूरे मार्क्स देंगे। अब किसी ने 5 में से 3 करी हैं, किसी ने 4 करी हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमको लगता है कि एक बच्चा 5 चीज़ें पूरी लिख रहा है और एक उसमें से कुछ कटौती कर रहा है, तो फिर उस क्राइटेरिया पे जाते हैं और उस हिसाब से नंबर कम हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं थ्योरी के क्वेश्चंस में नंबर कटने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है थोड़ी सी। तो न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अगर न्यूमेरिकल आता है और कॉन्फिडेंट हो कि न्यूमेरिकल हमारा सही होगा, तो न्यूमेरिकल सॉल्व जरूर करना चाहिए। इसलिए क्योंकि उसमें एफर्ट कम है और नंबर पूरे मिलने जा रहे हैं। अब तो क्या है कि बोर्ड भी यही चाहता है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलें, और टीचर्स भी यही चाहते हैं कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर से पास हो। लेकिन बच्चा ये चाहने लगे तो ये सब कुछ मिल जाएगा और बच्चे के अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो जो बच्चे चाह लेते हैं उनको मिल जाते हैं पूरे नंबर। तो अब तो थ्योरी इस समय जो विद्यार्थी, हाँ कुछ कह रहे थे, बताइए। हाँ, बस यही कह रहे थे कि अब तो थ्योरी में भी पूरे टीचर्स नंबर देने लगे। बहुत अच्छी बात है, ये एक बड़ी बात है। नहीं तो थ्योरी में तो नंबर पूरे मिलना तो बड़ा मुश्किल ही था। एक बस अंत में, इस समय विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, आपके समय क्या टिप्स है, क्या करना चाहिए? बस 1 2 3 4 ऐसे बता दीजिए। तो जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि वो पूरी 6 घंटे की नींद लें, क्योंकि वो पैनिक हो जाते हैं एग्ज़ाम्स के पहले। तो पूरी नींद में सुकून से सोएं, और जब जगें और जागृत अवस्था में रहें तो पूरा का पूरे समय का उपयोग करें। और सोने में कहीं कोई कमी ना करें, खाने पीने में कोई कमी ना करें। मौसम चेंज हो रहा है तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इस समय बहुत सारे वायरल फीवर ये सब फैलते हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप अपना पूरा ख्याल रखो। तो स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा आपका तो आप अच्छे नंबरों से पास भी हो पाओगे, अच्छे एफर्ट्स दे पाओगे अपने एग्जाम में। इसलिए आप स्वस्थ भी रहो और पूरे के पूरे सिलेबस को अच्छे ढंग से पढ़ो और पढ़ करके बार बार रिवाइज करो, और रोज हर सब्जेक्ट जरूर थोड़ा थोड़ा पढ़ो, कोई सब्जेक्ट छूटे नहीं। ठीक बात। बहुत बहुत धन्यवाद मार साहब, बहुत बहुत। आज मार साहब ने बहुत अच्छे ढंग से लेखन कला, माने प्रश्न को हल करने की कला बताई, और ये भी बताया जो सामान्यतः ज्ञान नहीं होता है कि इस समय क्या करें। तो सबसे पहली बात कि 6 घंटे सोएं। ये केवल विज्ञान के लिए नहीं है, हर विषय के लिए है। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। और देखिए हमारे साहब ने समसामयिकता की बात की। मौसम बदल रहा है, दिन में कभी जो है सूरज तपने लगता है, फिर कहीं ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, और ये भी अब सूचना आती है कि अब 12 तारीख को फिर पानी बरसेगा। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना, क्योंकि इस समय बहुत से वायरल फैलते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, और आपकी ये परेशानी जिसमें आपके बुखार जुखाम ये सब होगा, और ये आपकी पढ़ाई में बाधक होगा। इसलिए सतर्क रहिए, सबक लीजिए और पढ़िए, और मेरी शुभकामनाएं कि आप अच्छे से अच्छे नंबर लाइए। देखते रहिए परीक्षा पे पाठशाला। नमस्कार।